जी मोइज़ भाई। उमर भी आप माशाल्लाह शवाल जा रहे हैं इन खारजियों को सफ़ाहस्ती से मिटाने के लिए। इंशाल्लाह। तो आपका कोई पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कोई पैगाम हो? पैगाम तो यही है कि इंशाल्लाह हम पे उम्मीद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ पे हम गए तो किसी मकसद के लिए गए। फ़ौज वहाँ पे फ़ारिग नहीं बैठी हुई है और कोई इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ऑपरेशंस अपकमिंग हैं हमारे, इंशाल्लाह उससे बेनिफिट ही होगा। और ये कि मोस्ट ऑफ द एरिया में क्लियर कर लिया और जो थोड़ा बहुत रह चुका है इंशाल्लाह वो भी अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इंशाल्लाह ऑपरेशन एक्सपेक्टेड हैं और प्लान हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसके लिए। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा और हम पे उम्मीद रखें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक करम करेगा, साथ अल्लाह दुआ भी आपको करें। गाज़ी बना के वापस आमीन। हमारे कौम की और खिदमत करने की तौफीक आमीन। दी। अल्लाह आपको कामयाब करे। ये थे कैप्टन उमैर अब्बासी शहीद, जो कि अब से 3 रोज़ कबल अपने 3 फ़ौजी जवानों के हमरा शवाल के अंदर, जो शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाक़ा है, ज़रब अज़्म के ऑपरेशन के फ़ाइनल मरहले में पहले शहीद हैं। 14 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ था और ये सिम्बलाइज़ करते हैं उन शहीदों को जो हमारे मुल्क से दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। आजकल बहस बहुत चल रही है, कौन शहीद है, कौन गाज़ी होता है। इसी वजह से हमने ये ख़बर ली, ये वीडियो दिखाई। 3 रोज़ पहले की ख़बर है और ज़रार जैसे आप कहते हैं 3 रोज़ पुरानी ख़बर मीडिया के लिए कम से कम आप समझ लें कि 3 साल पुरानी ख़बर के बराबर होती है। जैसे अभी मुबश्शिर बयान कर रहे थे, हमारा मकसद क्या है आपको कैप्टन उमैर और उनके साथियों के बारे में बताने के। उनके साथी हवलदार हकीम, सिपाही रशीद, सिपाही हमीद, सिर्फ ये है कि एक बार फिर जैसे मुबश्शिर ने कहा, ये एक डिबेट चल रही है। ये है हमारे हकीकी शहीद। आपने शायद इनकी जनाजों की फुटेज नहीं देखी होगी, टेलीविज़न पे शायद देखी हो, क्योंकि इनके साथ वो आप सारे नाम भी जोड़ लें जो बाकी पाक फ़ौज के जवान, पुलिस अफसरान, हुकूमत के एहलकार और आम शहरी, बड़े बच्चे, मर्द, औरत, जो इस जंग जो अभी ख़त्म नहीं हुई, जो अभी और भी चल रही हैं, इस राह हक में शहीद हुए हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि शुहदा के घर वाले जो जिनको वो पीछे इस दुनिया में छोड़ के चले गए हैं, उनका अज़्म ना बुलंद होता है, तो ज़रा ये सुने कि कैप्टन उमैर के वालिद साहब का क्या कहना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ प्राउड फादर ऑफ माई सन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी शहीद। हमारे हौसले बुलंद, अज़म बुलंद, बहुत प्यारा बेटा, शहजादों जैसा बेटा, कॉम्पिटेंट हर लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से, दुनिया के हर मामले में, हर एस्पेक्ट में ही वॉज नंबर 1। उसकी कुर्बानी ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पूरी फ़ौज के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये फ़ख्र का मकाम है इंशाअल्लाह। और हम ये आखिरी सांस तक इससे पिसलार के अंडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मर्द मुजाहिद हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अंडर कमांड इवन मेरा दूसरा छोटा बेटा भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसको भी इस टाइम पे मैंने चीफ आर्मी स्टाफ साहब बताया भी उनको कि जी बेशक आप इसी टाइम पे उसको भी आगे माज़े जंग पे भेज दें, मेरे लिए प्राइड वाली बात होगी। सुनिए आपने। अच्छा, मुबश्शिर और वुसअत, हम तीनों की औलाद हैं, हाँ, विद ऑल फादर्स। अब एक बाप होने की हैसियत से मुझे नहीं पता कि इनके अंदर क्या फौलाद है, हाँ। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ सोचूं भी कि मेरे बेटे को इस तरह जवानी में इस दुनिया से चला जाए, तो जिस तरह ये बोल रहे हैं मेरे से तो बोला ही ना जाए, तो ये भी एक बात है। क्यों वुसअत साहब? ये बिल्कुल बात है, लेकिन एक और बात भी है कि आम तौर पे जो नॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं उनमें शहीद भी सांझे होते हैं, जो या तो वतन के लिए जान देते हैं या अपने नज़रिए के लिए जान देते हैं या किसी किसी को बचाते हुए इस जहान से चले जाते हैं। ये सांझे शहीद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम इतने पोलराइज हो चुके हैं
कि जो फ़ौज के शहीद हैं वो बाकियों के शहीद नहीं हैं। उनके बारे में ये सुनने को मिलता है धड़ल्ले से कि जो अमेरिका का साथ देते हुए मारा जाए उसकी नमाज जनाजा भी जायज़ नहीं है, और अपने अपने शहीदों के अलम उठा के घूम रहे हैं जिसमें ये पता नहीं चलता कि असल में कौन है। अगर कोई शिया शहीद होता है तो नुमाइश चौरंगी पे मजाल है कि मैं किसी सुन्नी आलिम को देख लूँ। अगर कोई बरेलवी शहीद हो जाए तो मजाल है कि देवबंदी उस जनाजे में नज़र आ जाए या उसके जुलूस में इजहार यकजहती कर ले। तो सवाल ये है कि 2 या 3 चीज़ें कि वतन पे जान देना बिला इम्तियाज़ अक़ीदा और नस्ल। मेरे लिए जो शहीद है, अगर आप मुझसे पूछें तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की बच्चियों को बचाते हुए जो मसीही खाकरोब मरा वो मेरे नज़दीक शहीद है। मेरे नज़दीक जो कौमी शहीद है वो 12,000 रुपये का वो बैंक चौकीदार है जिसके 4 बच्चे थे, उसके बावजूद उसने 2 डाकुओं को रजिस्ट करते हुए जामे शहादत नोश किया। मेरे नज़दीक शहीद एतजाज़ अहसन है। लेकिन बदकिस्मती से ये आम लोग हैं, इनके पीछे ना कोई जमात है, ना कोई स्ट्रेटेजिक इदारा है, ना कोई बरादरी है, इसलिए इनकी जो कुर्बानी है वो रायगा जाएगी और जानी चाहिए। इसलिए कि हम सिर्फ खोखले नारे लगाते हैं कि तेरे खून से इनकलाब आएगा, तेरी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हम सबको पता है कि असल पोजीशन क्या है। हम अपने अपने अलम उठाए घूम रहे हैं और इवन शहादत जैसे मुकद्दस लफ्ज़ को भी हम रुस्वा करने पे तुले हुए हैं मिन हैसुल कौम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की और कैप्टन उमैर की इसीलिए हमने शुरू में कहा कि उसने शहादत दी, उसके अंदर जज्बा था, वो मुल्क के लिए लड़ा। तो हमें कम से कम अपने शहीदों का तो एहतराम करना चाहिए। जैसे वसत ने बड़ी अच्छी बात की कि गार्ड जो के बचा रहा है या एतजाज़ अहसन जिससे इतनी बड़ी कुर्बानी दी, ये सब शहीद हैं। और हम स्टूडियोज़ में बैठ के या ड्राइंग रूमों में बैठ के आराम से बात करके उन्हें भूल जाते हैं। अभी वसत साहब ने बात की गार्ड की, आपने भी बात की गार्ड की। कुछ लोग एक और गार्ड को भी शहीद समझते हैं जिसने इनफैक्ट अपनी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी करके जिसकी उसने हिफाजत करनी थी उसको भी कत्ल किया है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी शवाल ऑपरेशन पर बात कर रहे हैं तो ये भी ज़रा आपको बताते चलें कि शवाल ऑपरेशन को ज़रब अज़्ब का फाइनल फेज़ क्यों कहा जा रहा है। इस टेरेन में पाक फ़ौज किस तरह की मुश्किलात का सामना करेगी और इसकी अहमियत क्या है। हमने बात की थी ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब से। ज़रा सुन लेते हैं कि शवाल ऑपरेशन का क्या कहना है। अभी ये जो शिवाल का इलाका है, ये शिवाल एक दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है। इसमें वादियाँ हैं, इसमें नाले हैं, इसमें जंगलात हैं, और ये किसी भी मुज़ाहमत करने वाले फ़ौज को या ग्रुप को ये एक ऐसी ज़मीन देती है कि जहाँ पर कम से कम लोग एक बड़ी से बड़ी फ़ौज के साथ मुकाबला कर सकते हैं, उस जगह का दिफा कर सकते हैं। तो ये एक इसीलिए इसको सबसे आखिर में इस ऑपरेशन के रखा गया था। यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है पहाड़ियों के ऊपर और जंगलात हैं, और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये हाफिज़ गुल बहादुर वाले हैं। ये दत्ता खेल के इलाके में इन्होंने सुरंगें खोदी हुई हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो सुरंग इनको ऐसा कवर प्रोवाइड करती है कि ये ज़मीनी फायर से इनको नहीं मारा जा सकता। इसीलिए इन्होंने ये इतना टाइम लगाया है, हवाई क़ुव्वत इस्तेमाल की है, ताकि जब यहाँ पर इन्फेंट्री और पैदल फ़ौज जाए तो कम से कम वहाँ पर हमारी जानी नुकसान हो। शिवाल जो है ये 3 इलाकों में बटा हुआ है। ये शुमाली वज़ीरिस्तान में भी है, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी है, और इसका एक बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान में भी है। इस पूरे इलाके को शिवाल बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेशन अभी हो रहा है, ये आपने देखा है कि पहले ही उसमें हमारे जो है ना कैजुअल्टीज़ हो गई, एक कप्तान साहब शहीद हो गए, उसके साथ 3 और सोल्जर। तो ये मुश्किल ऑपरेशन होगा, लेकिन जब यहाँ से ये मुकम्मल होगा तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से तालिबान का और दूसरे दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा, और फिर उसके बाद
इस इलाके को सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज को भी यहाँ पर रहना पड़ेगा काफ़ी मुद्दत तक, ताकि इस इलाके को ये स्टेबल कर ले। ये टाइम कितना लेगा मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन चूँकि ये दुश्वार गुजार इलाका है, इसमें ज़मीन में चलने फिरने, पहाड़ों पर चढ़ने, इसमें टाइम लगेगा। तो इतना ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा और मुझे लगता है कि तकरीबन जून तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। हो सकता है कि उससे पहले भी ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए। जैसे असद मुनीर साहब ने कहा जून तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो सकता है, शायद इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आप हरगिज़ ये ना सोचें कि जंग भी ख़त्म हो जाएगी और मुकम्मल हो जाएगी। इस मौजू पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इससे पहले हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, वुसअत ने कुछ एक क्लोजिंग रिमार्क्स देने थे शवाल ऑपरेशन के बारे में। जी वुसअत जी, मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स ये देने थे कि ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब के मारूज़ात मैं सुन रहा था। सिर्फ एक बात उस वक्त मेरे जहन में आ रही थी कि वो ठीक है कि इनिशियली जैसे मैंने कहा था कि मादरे वतन के लिए जो भी कुर्बानी देगा खारजी तौर पे या दाखिली तौर पे, वो शहीद होगा। लेकिन होता यह है कि जंग बड़ी बेरहम चीज़ होती है, उसमें गेहूं से ज़्यादा बाज़ औक़ात घुन पिस जाता है। फाटा में ठीक है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो रही है, लेकिन फाटा में औरतें, बच्चे और बूढ़े भी मर रहे हैं उसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट के तौर पे। तो हम जैसे मीडिया को की कम से कम ये ड्यूटी है कि अगर कोई और कवरेज नहीं कर रहा तो मीडिया को ये ज़रूर चाहिए कि वो उनको भी याद करे, उनका भी ध्यान रखे कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तो बड़ी अच्छी चीज़ है जंग, लेकिन उसके साथ साथ जो ये लोग मर रहे हैं या बेघर हो रहे हैं और औरतें और बच्चों के जो दिगरगू हालात हैं, हमें उसको भी नहीं भुलाना चाहिए। वो भी हमारी कौम का ही हिस्सा है। मैं ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल। और इस पे हम पहुंचते हैं। वुसअत ने बड़ी अच्छी बात कही और साथ ही आज मुमताज़ कादरी का जनाजा हो गया। जी हाँ। और काफ़ी तादाद थी लोगों की जो वहाँ आई और बिल्कुल उसके बारे में बात की जा रही है। कोई कह रहा है कि जी पोलराइजेशन की बात करते हैं ना हम, हाँ। कि जनाब इतने लोग थे, कोई कह रहे नहीं इतने नहीं थे, हाँ। सारा वो जो रिपोर्टर्स जो हैं हमारे ऑन ग्राउंड वो कुछ कह रहे थे, वो तो बिल्कुल ये कन्फ्यूजन मची हुई है सर। कन्फ्यूजन और इसमें भी दोबारा अब यहाँ पे भी मदमशुमारी चल रही है। ठीक है, जो मुखालफीन है उनका ज़ाहिर है इंटरेस्ट है कि कम से कम फिगर दी जाए और जो हामी है वो तो, लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि जितना भी क्राउड था, आप अपनी तसल्ली के लिए 50,000 कह लें, लाख कह लें, 2 लाख, जो जितना जी चाहता है, लेकिन एक बात मुश्तरक थी। एक तो उस क्राउड का कोई चौधरी नहीं था कि जी कोई आदमी होता है वो अपने तौर पे उसको कहीं लेके चले, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात थी। जितने भी लोग थे वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुख्तलिफ इलाकों से लियाकत बाग में आए थे और वो उन्होंने जनाजे में शिरकत की और मेजॉरिटी जो है डिस्पर्स हो गई और उसके बाद उनकी तदफीन कर दी गई। तो ये जो अगर कोई इसको इस्तेमाल करना चाह रहा होगा अपने मकसद के लिए तो वो नहीं हुआ, लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए थे ज़्यादातर। अच्छा, अब इसके साथ एक डिबेट जुड़ी हुई है। ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना था कि जी ये अलाउ ही नहीं होना चाहिए था, हाँ, कि आप रात के अंधेरे में बॉडी को कहीं ले जाते और रात के अंधेरे में ही दफनाए जाते। मेरा ख्याल है कि ये बैकफायर होता अगर ऐसा होता। और बैकफायर क्यों होता? क्योंकि जैसे वसत साहब आपने कल भी बात की थी, आज भी ये बात की है, मैं दोबारा यही बात करूँगा। माशरा हमारा तकसीम हुआ है, ये एक हकीकत है। इस हद तक कि आप देखें, एक जानिब परवेज़ रशीद पर जूता फेंका गया, उनको घेराव कराने की कोशिश की गई। दूसरे जानिब पीर अमीन हसनात PMLN के मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ, हाँ, उन्होंने कादरी की हिमायत में और सलमान तासीर के मुखालिफ तकरीर की। कैप्टन सफदर MNA हैं PMLN के, उनकी भी एक तकरीर
ऑन द रिकॉर्ड है, दामाद हैं वज़ीर आज़म के, तो ऑब्वियसली इट शोज़ के हर घर में भी पोलराइजेशन है और ये डेमोक्रेसी है, कोई ऐसा वो नहीं है। एहतजाज सबका हक है, बिल्कुल। और अच्छा, इसमें भी एक शिक है, एक शिक है बिल्कुल, ये भी है कि अपने हाथ में नहीं ले सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि आज़ादी राय सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि आज हमने अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ देखी है, ख़ासतौर पे जो मीडिया कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत लोगों का कि वही लोग जो आपकी आज़ादी राय को नहीं मानते, वो आज अपनी आज़ादी राय के नारे लगा रहे हैं कि जी हमारा हक माना गया। तो जी हक दोगे तो फिर हक लोगे ना, ऐसा। अच्छा, ये बात नहीं थी कि रिपोर्टर्स वहां मौजूद नहीं थे। जी वो सर, ज़रार मीडिया का जो किरदार है ना, मुझे लग रहा है कि वो दो इंतहाओं के दरमियान है। या तो वो भी दिखा देंगे जो कि नहीं हुआ, या वो भी नहीं दिखाएंगे जो हो रहा है। मैं तवक्को ये कर रहा था कि ठीक है, नमक मिर्च मसाला ऐसे नाजुक मौक़ों पे नहीं लगाना चाहिए, कौमी जिम्मेदारी का मीडिया ने सबूत दिया, लेकिन ये कि जी सड़कें अगर बंद हैं या लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, भाई कम से कम उनका तो तस्करा कर दो, ताकि जो मेजॉरिटी है आबादी की वो खामखा के मसाइब का शिकार ना हो। तो दो इंतहाएं जो हैं उनके दरमियान एतदाल की राह भी तो मीडिया इख्तियार कर सकता है कि नमक मिर्च लगाए बगैर हकायक तक खुद को महदूद रखे और आवाम की सहूलत के हिसाब से जो है चीजें नशर करता रहे। इससे किसने रोका है मीडिया को? काश ऐसे हो सकता है। इंतहाओं की तो बात हम करते हैं, हमारे माशरे में भी तो यही सोच है ना मुसद, एक इंतहा है दूसरी इंतहा है, हम भी तो इंतहाओं के दरमियान फंसे हुए ना। एक तरफ है कि बिल्कुल ही आप रिजिड हो जाएं, दूसरी तरफ है कि बिल्कुल ही आप लिबरल हो जाएं। तो इस्लाम जो रास्ता आपको बताता है कि आपने भाई मॉडरेट होना है, उस पर ना वो सुनते हैं ना वो सुनते हैं। बिल्कुल। तो इसी पे अपनी बात जारी रखेंगे। एक न्यूज़ अपडेट का टाइम हुआ है, पहले वो देख लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही थी कि मुमताज़ कादरी के जनाजे में लोगों ने, जितनी भी तादाद ने शिरकत की, बहुत बड़ी तादाद थी, और उन्होंने अपने तौर पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में शिरकत की और किसी ख़ास गिरोह या जमात को उसे एक्सप्लॉइट करने का मौका नहीं मिला, या हो सकता है कि उन्होंने इस मौके पे कोशिश ना की हो। अब मसला ये है यहाँ कि वो लोग जिन्होंने मुमताज़ कादरी को मुमताज़ कादरी बनाया, उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम कि वो कौन सा माइंड सेट है, इसलिए कि ख़ुद बकौल मुमताज़ कादरी के भी कि उन्होंने किसी से सुना था और उनके साथ मुसलसल कोई राब्ते में रहा और उसके बाद उनका जहन बना और उन्होंने एक इक़दाम कर लिया। ये भी जो है नहीं बताया जा रहा कि मुमताज़ कादरी की तरफ से आखिर में सदर ममलिकत को रहम की एक अपील भी भेजी गई थी, जो कि मुस्तरद हो गई। इस पॉइंट को टच नहीं किया जा रहा। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो ज़रबे अज़्ब है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है या नेशनल एक्शन प्लान है, इससे आप घास तो काट सकते हैं, मगर घास तो फिर उगाती है। तबलीगी जमात पे आपने कैंपस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, कलअदम तंजीमों के अरकान के आप पासपोर्ट ज़ब्त कर रहे हैं, उनको सिमें देने से आप इनकार कर देंगे, उनके शनाख्ती कार्ड ज़ब्त कर लेंगे। मतलब सिम्टम्स का ट्रीटमेंट जो है वो ये हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि बात तो उससे ज़्यादा गहरी है। मजहबी गिरोह पाकिस्तान में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जब हंगामा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उनसे बड़ी क़ुव्वत मुल्क में है कोई नहीं, लेकिन जब वोट का मामला आता है तो 400-500 से शहर, कोई भी कराची जैसा, लाहौर जैसा, पिंडी जैसा शहर बड़े आराम से बंद हो सकता है। तो न्यूसेंस वैल्यू पे ज़्यादातर जो गिरोह हैं ये गुजारा करते हैं, इसलिए कि उनका वोट बैंक नहीं है। 400 लड़कों से शहर बंद हो सकता है, लेकिन एक नशिस्त जीतने के लिए आपको कम से कम 50,000 वोट चाहिए। उसकी कैपेसिटी का जो वो डेफिसिट है वो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करके पूरा किया जाता है। इसलिए जब जी चाहता है
आप जमहूरियत के दायरे में आ जाते हैं और जब जी चाहता है आप ये कह देते हैं कि जमहूरियत तो मगरबी तर्ज हुकूमत है। जब जी चाहता है तो आप इसी अदालत से इंसाफ लेने खड़े हो जाते हैं और जब जी चाहता है, जब हालात साजगार होते हैं तो आप कहते हैं कि ये जी मगरबी निज़ाम इंसाफ है, इससे तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन है, अच्छा एक तरफ अभी मैं देख रहा था कन्फ्यूजन की सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि मुमताज़ कादरी रहती दुनिया तक हर मुसलमान के दिल में ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन उन्हीं की जमात के मौलाना मोहम्मद शिरानी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन, वो ये कह रहे हैं कि मुमताज़ कादरी एक मुजरिम था और उसने कानून को तोड़ा, लिहाजा वो कैफिर किरदार तक पहुँच गया। अब ये एक ही जमात में एक जो है दाएं की खेल रहा है, एक बाएं की खेल रहा है। वो शेर के साथ भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शिकारी के साथ भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल में इस कन्फ्यूजन के पेंडुलम में आम आदमी ना इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। उस गैप को जो है ये ग्रो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और रही बात ये कि काउंटर नैरेटिव की जो बात है, ये सिर्फ दलील की जंग नहीं है, ये अददी जंग है। मतलब आप जैसे लोग, बहुत से लोग वो ड्राइंग रूम में बैठ के कहेंगे यार बड़ी बुरी बात हो रही है, लोग तंग नज़र हो गए, फलाना हो गए हैं। मजमे में आके ये बात कहने को तैयार नहीं है, सड़क पे निकल के ये बात कहने को तैयार नहीं है। तो ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती, ये बड़ी तवील जंगें होती हैं, इनके लिए ड्राइंग रूम से भी बाहर निकलना पड़ता है। वो सर एक चीज़ मुझे ज़रूर ये बताइएगा, जाहिर है हम बार बार यही बात कर रहे हैं जो आप कहते हैं, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या हो सकता है। मतलब बातें तो हम भी कर रहे हैं, कितने टॉक शोज़ में करते ही रहते हैं और सारे लोग करते हैं कि भाई ये काउंटर नैरेटिव भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो क्या मतलब कोई सोल्यूशन जो है ना, लॉन्ग रन वॉर है, सुन चुके हैं सारा कुछ। सोल्यूशन सर ये है कि ये एक कांस्टेंट वॉर है और मैं आपको दो मिसालें, कांस्टेंट स्ट्रगल है, मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूँ पाकिस्तान से नहीं। और ये भी हम इस गलत फहमी में ना रहें कि ये सिर्फ कोई हमारा मसला है। ये जो अभी जो सारी बातें वसत साहब ने की हैं, ये आपको और मुल्कों में भी ये इशू मिलेगा। मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूँ। इजरायली वज़ीर आज़म यित्ज़हाक रबीन को 1995 में कत्ल किया गया। कातिल का नाम था यगाल अमीर, और यगाल अमीर एक यहूदी मजहबी इंतहा पसंद थे, एक इंतहा पसंद ग्रुप से उनकी रिलेशनशिप थी। अच्छा, यित्ज़हाक रबीन को क्यों कत्ल किया गया? क्योंकि जिन जूइश रैबाइज, आप कहें जूइश मौलवीज, जो भी आप कहें, जिनको यगाल अमीर फॉलो करता था, जिनके फतवे सुनता था, जिनकी तकरीरें सुनता था, उनका मौक़िफ़ ये था कि इज़राइल की जो ज़मीन है ये हमें परवरदिगार ने दी है, और अगर कोई इंसान इसका बंटवारा करने की कोशिश करे तो फिर वो परवरदिगार के ख़िलाफ़ चल रहा है और ज़ाहिर है वाजिबुल कत्ल है। यगाल अमीर ने इस पर अमल किया और यित्ज़हाक रबीन को एक रैली के बाद मार डाला, क्योंकि यित्ज़हाक रबीन ने यासिर अराफात के साथ डील की थी। उसको मिली उम्र कैद, अपील पे अपील पे अपील, इतना कि आज तक उसकी आज़ादी की मुहिम इजराइल में चल रहे हैं, हालांकि 21 साल गुजर गए। बिल्कुल। और फिर इस हद तक कि 2006 में एक सर्वे की इजरायली पब्लिक की, और उसमें ये पता लगा कि 30% इजरायली पब्लिक अभी भी कहती है कि उसको रिहा कर दो, और अगर आप राइट विंगर्स में जाएं तो फिर वो 50-60% तक पहुंच जाती है। इस हद तक कि इजरायली पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना पड़ा कि अगर किसी बंदे ने इजरायली वजीर आजम का कत्ल किया है तो उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं मिलेगा। और अब आप देखें आज वो सही राह पर फिर भी नहीं आए, क्योंकि आज आप देखें तो नस्ली इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी मिलकर एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन गया है इजराइल में। आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं इंडिया का, नाथुराम गोडसे। हाँ, 1948 में मोहनदास गांधी का कत्ल किया। क्यों कत्ल किया उसका? क्योंकि वो कह रहे थे कि जी ये मुसलमानों की सरपरस्ती करते हैं और इन्होंने हिंदुओं के साथ गद्दारी की है। एक कोट है नाथुराम गोडसे का कि मैं हिंदू हूं और मेरा ईमान कहता है कि मैं दोबारा जन्म लूंगा, तो मैं एक ही दुआ है कि मैं गांधी और मैं एक साथ जन्म लें ताकि मैं एक बार फिर उसको कत्ल कर सकूं। अब ये हुई 1948 की बात। कहाँ यित्ज़हाक रबीन, कहाँ गांधी, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं इंडिया में। लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत आई तो हिंदू महासभा ने एक दफ़ा फिर अपनी मुहिम स्टार्ट कर दी कि ये तो हीरो थे, ये पेट्रियट थे, इतना के भी कि उसकी मूर्तियाँ टेम्पल्स में होनी चाहिए, इसके सामने हाथ जोड़ के आपको दुआ भी मांगनी चाहिए शायद।
और एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने की कोशिश की, देशभक्त नथुराम गोडसे, और वो चाहते थे कि गांधी जी की बरसी के दिन वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। तो आप समझे कि 70 साल बाद भी वही बीमारी एक बार फिर वापस उठ सकती है। तो पॉइंट ये है कि लॉन्ग वॉर है जी, और ये खत्म होने वाला सीन नहीं है, और हमेशा आपको अच्छा, और मुबशिर आपने जो है शुरू में एक बात कही थी कि जी ये अब किया क्या जाए, इसलिए कि फंस गए हैं तो निकले कैसे। देखिए बात सुने, अदालतें जो है ना इंसाफ कर सकती हैं, इंडिविजुअल को फांसी दे सकती हैं, बरी कर सकती हैं, अदालत इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो जहन बिगड़ जाते हैं उनको ये ट्रीटमेंट जो है वो, जैसा ज़रार ने कहा, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। 40 बरस के दौरान लाखों करोड़ों जहनों को एक ख़ास तरह की डोज की तरफ मोड़ा गया, उन्हें मुसलसल पिलाई गई है। उन्हें दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाने के लिए उन तमाम कुव्वतों को रास्ता देना पड़ेगा जो लोग डी रेडिकलाइज कर सकते हैं उनके लिए, इसलिए कि आपको ये तहैया करना पड़ेगा अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कि आइंदा कुछ भी हो जाए आप नॉन स्टेट एक्टर्स को इंटरनली या एक्सटर्नली अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ रेगुलर एक्टर्स जो हैं वो ये काम करेंगे, और उसके साथ साथ जो लोग डी रेडिकलाइज सोसाइटी को कर सकते हैं उनकी हौसला अफजाई करनी होगी। क्या वजह है कि 77 से पहले ये इशू इस तरह से नहीं था, इसलिए कि एक बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान की वजह से। वहाँ जो लोग थे उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की जो रेडिकलाइजेशन को काबू में रखा हुआ था, लेकिन जाहिर है कि बैलेंस अब वो कायम नहीं हो सकता। तो इसलिए इन लोगों के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा जो लोग सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं उन्हें। बिल्कुल, और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल में आइन और कानून पे सबको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा कि आइन और कानून सब पे लागू होता है। वो कितना ही इन्फ्लुएंशियल हो, कितना ही वो राइट विंग हो, कितना रेडिकलाइज हो, कितना लिबरल हो, अगर कानून सबके लिए एक सा नहीं होगा तो ये मसाइल चलते रहेंगे। फ़िलहाल लेते हैं एक वक्फा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कमोबेश के माशरे में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, हमारी पोलराइजेशन भी है, उसका फ़ायदा कोई ना कोई तो उठा जाता है। अब एक ऐसा ही फ़ायदा उठाया है एक ऐसे शख्स ने जिससे लाहौर के मशहूर FC कॉलेज में एक आर्मी कैप्टन बन के वो चला गया, और उसने ना सिर्फ चला गया बल्कि जाके उसने लेक्चर दिया लोगों को हालात हाजरा के ऊपर। और आपको पता है, जाहिर है आर्मी की तरफ से कोई हालात हाजरा पर लेक्चर दे रहा हो तो लोग गौर से ही सुनेंगे। उसके बाद उसने जो है फाटा के लिए फ़ंड भी इकट्ठे कर लिए। यहाँ तक तो ठीक था। ये वाक़या गुज़िश्ता माह के तीसरे हफ्ते का है। उसके बाद क्या हुआ कि ये, और इनको बुलाया था कैरेक्टर बिल्डिंग क्लब जो है FC कॉलेज का, तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने पता नहीं क्या कैरेक्टर बिल्ड किया, लेकिन ये साहब आए और ढीला हो गया वैसे थोड़ा, कैरेक्टर ढीला तो अभी करते हैं। क्योंकि बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ने रुजू किया थैंक यू करने का ISPR को, जो फ़ौज का ताल्लुकात आमा का इदारा है। उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, आपका ये जो बंदा आया था तो बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर दिया। तो उन्होंने कहा जी कौन सा बंदा? तो उन्होंने कहा नहीं, ISPR का एक ऑफिसर आया था फ़ौज का और उसने हमें हालात हाजरा पे लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा जी नाम बताइए। उन्होंने कहा जी इनका नाम है सज्जाद राव, कैप्टन सज्जाद राव। तो उन्होंने कहा जनाब इस नाम का तो हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वाले थोड़े ठटके के यार ये क्या हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी चेक करें, तो चेक किया तो पता लगा कि ये साहब कोई कैप्टन वैप्टन तो है नहीं। और बाद में पता लगा कि ये कोई फ़ौज के एक निचले दर्जे के जवान है, जिसकी कंफर्मेशन अभी तक उस तरीके से आर्मी ने नहीं की है कि वाकई ये जवान थे कि नहीं थे। बहरहाल कैप्टन तो ये बिल्कुल नहीं थे। तो इन्होंने आकर के वहाँ लेक्चर दिया, फंड्स भी समेटे और निकल गए। लेकिन खुशकिस्मती कि अभी पकड़े गए हैं, और जाहिर है उनको जो है अब जिस तरह उनकी स्वागत हो रहा है या उनकी जो ड्राइंग रूम की सैर कराई जा रही है, ये तो एक लंबा ही फौड़िया निकला। लेकिन वैसे अगर ऑनेस्टली बात करें तो कितनी दफ़ा, मतलब फर्ज करें आपके कहीं मामूली एक्सीडेंट हो गया रोड पे, 80% जब वो बंदा बाहर निकलेगा वो बड़ा आग बगोला हो रहा होता है, तो जरूर उसका कोई ना कोई कजन, भाई, भतीजा ISI में होता ही होता है। हाँ कि आप जानते नहीं हो, मेरा फलाना है फलाना है फलाना है, थोड़ा प्रेस करो कि यार क्या रैंक है क्या है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी अगेन
कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक मसला नहीं है, वर्दी हर जगह चलती है। ये है कैप्टन मॉर्गन ट्रैविस। देखें कैप्टन मॉर्गन ट्रैविस को यार, बड़े गुड लुकिंग है और यू नो वो स्पेशल फोर्सेस की वर्दी पहनी हुई है तो और भी गुड लुकिंग लग रहे हैं। इतने गुड लुकिंग है कि कैप्टन ट्रैविस मॉर्गन का एक ऑनलाइन अफेयर चला मोहतरमा टीने जॉर्गनसन से, 47 इयर्स ओल्ड, विडो और 2 बच्चे, ठीक है, डेनमार्क की रहने वाली थी। तो एक ऑनलाइन साइट है match.com, वहाँ पे इनकी बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई, फिर कहा कि यार मिलते हैं। अच्छा, वीडियो पे कभी बात नहीं हुई क्योंकि कैप्टन ट्रैविस का कहना था कि जी मैं अफगानिस्तान के एक बेस में हूँ और बड़ी सीक्रेट बेस है तो हमें अलाउड नहीं है कि हम स्काइप या फेस टाइम वगैरह पे बात करें। तो उसने कहा सही है, मान लिया यार, उसको क्या पता। फिर वो कहने लगा कि जी देखिए मैं आना चाहता हूँ डेनमार्क आपसे मिलने के लिए, लेकिन कुछ फीस जमा करनी पड़ती है और आपको पता है मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं है। अच्छा। तो एक ट्रांजैक्शन हुई, 2 ट्रांजैक्शन हुई, कुल तकरीबन 40,000 पाउंड स्टर्लिंग टीना ने इसको भेजा। फिर कहीं और से इसको टीना को एक ईमेल या एसएमएस आई कि जी वो तो गिरफ्तार हो गया मनी लॉन्ड्रिंग में। वो टीना ने कहा अब तो यार बेड़ा गर्क हो गया। उसने कहा कि देखें अब इसकी लीगल फीस और इन तरह की चीज़ों के लिए आपको और पैसे भेजने होंगे। टीना ने एक और 2 लाख पाउंड भेजे जी, 2 लाख पाउंड भेजे, लेकिन फिर कोई इतला नहीं है, पता नहीं है कोर्ट मार्शल हुआ है, किसी जेल में है, ग्वांटानामो में है, क्या है। तो टीना ने आर्मी से पूछा, आर्मी ने कहा कि यार इस नाम का तो कोई कैप्टन है ही नहीं, क्योंकि असल में उसका नाम था तोसिन फीमी आलासीमो और ये उनकी शक्ल है। ये है नाइजीरिया के शहरी हैं, 37 इयर्स ओल्ड, जो ब्रिटेन में रह रहे थे एक स्टूडेंट वीज़ा में। पे स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया, इसने कहा यार क्या करें, मुझे जॉब तो कहीं मिलनी नहीं है, तो इसने ये जॉब ढूंढ ली। अच्छा, जो बेस्ट पार्ट है स्टोरी का कि ये पता भी लग गया टीना को और फिर भी उसने माफ कर दिया, क्योंकि अब ओलासीमा साहब ने कहा कि जी असल में जो असल स्टोरी ये है कि नाइजीरिया में मैंने कुछ दहशतगर्दों से पैसे लिए थे और अब वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो प्लीज आप मुझे पैसे दे। तो वो फिर भी उसको पैसे देने लगी, जब तक उसको 3 और खवातीन ने कांटेक्ट नहीं किया कि उन्होंने कहा वो हेलो हमारे साथ भी उसने यही गेम खेली है। अच्छा। तो कुल उसने कोई 4-5 लाख पाउंड कमा लिए सिर्फ घर पे बैठे हुए, एक गूगल इमेज की तस्वीर लेके यूएस के और 5-6 ईमेल अकाउंट बना के। और हमें देखें यार, हम यहाँ पे अपना मतलब लाइफ और टाइम जाया करते जा रहे हैं। वुसत से भी पूछते थे, वुसत इम्पोस्टर और भी आपके जहन में कोई आ रहा है ऐसा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आ रहा। अभी इन्होंने जो नाइजीरिया की बात की, जी जी, तो मुझे तो नाइजीरिया से अक्सर खतूत आते हैं कि मुबशिर जैदी साहब जो हैं वो इस्तांबुल के किसी होटल में इस वक्त जो हैं वो अपनी नकदी से और पासपोर्ट से महरूम हो गए हैं और वो इस वक्त बर्तन धोने पे लगा दिए गए हैं, लिहाजा उनको जो है नकद रकम भेज दी जाए। एक दफ़ा तो ज़रार खोड़ो की जानिब से भी मुझे लेटर आया था, बर्लिन में ज़रार खोड़ो फंस गए थे किसी जगह पे और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे एमरजेंसी पासपोर्ट जो है भेजा जाए और उसके साथ इतने पैसे भेजे जाएं। तो फिर मैंने किसी और जानने वाले को कहा, मैं आई वॉज अबाउट टू सेंड हिम सम मनी, लेकिन फिर किसी ने कहा होश के नाखून लो, ज़रार खोड़ो जाए, उससे फ़ोन पे बात कर लो। तो फिर मुझे होश आया, तो उसने कहा मैं तो यही हूँ। अगर आप पैसा देने चाह रहे हैं तो आप पैसे भेज सकते हैं। वैसे ये नाइजीरियन वाली बात की नहीं, बड़ी मजेदार स्टोरी है, लेकिन आज नहीं कल बात करेंगे। वो सच वैसे तो आप सबा को 50 रुपए का तो बैलेंस आप डलवा के नहीं देते और आप हमें पैसे भेजेंगे, ये तो नहीं करे ना सर। आपने भी सोचा, आपने नहीं मतलब स्टोरी दो तो वो जो बंदा मतलब मानने के लिए तैयार होना है यार, इतनी लंबी देखिए अब जबकि प्रोग्राम हम लोग जो हैं बहुत ही अच्छे नोट पे हमें ख़त्म करना चाहिए, एक दूसरे के पोल ये जो है नहीं खोलने चाहिए, लाखों लोग देख रहे हैं, कुछ तो शर्म करें यार। चलो चलें, ठीक है। वैसे मेरे पास और भी मिसालें थी, लेकिन अब मैं मतलब आपने वसत को बीच में एंगेज कर दिया तो मैं मिसालें रह गई, कोई बात नहीं है। हमेशा शर्म पे हम आज अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और कल वसत यहाँ होंगे और शायद मैं कहीं और। इजाज़त दीजिए।